हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे, जो कि स्टार्ट हो चुका है पहले से ही, चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम मतलब समझेंगे डाइवर्सिटी का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आप समझते हैं, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। आज हम समझेंगे मतलब डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी क्या मतलब होता है हिंदी में? विविधता। विविधता से ये मतलब होता है, विविधता का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लानेट पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो उसकी डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ एनिमल्स में लाखों, प्लांट्स में लाखों स्पीसीज हैं, और सारी स्पीसीज को अगर हम मिला लें जो कि लिविंग है, तो कहलाएगी कि हमारी डाइवर्सिटी जो है बहुत रिच है, बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है। वास्तव में इस चैप्टर को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद आपको कम अच्छा लगे, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के अंत तक आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि बायोलॉजी आपको कुछ समझ में आई। दूसरी, आपकी जो नज़रिया है, आपका जो नज़रिया है, उसमें आपकी जो पृथ्वी है, जो पूरी अर्थ है, वो बहुत छोटी लगने लगेगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और जिस चीज़ को देखेंगे आप, उसके पीछे और आगे की कहानी को भी समझ में आने लगेगी, चाहे जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ये चैप्टर बोरिंग है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जहाँ जहाँ भी पढ़ाया है, कभी भी इस चैप्टर को मैंने बोरिंग नहीं होने दिया। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जितना जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन उतना समझना है। आगे देख के फिर पीछे देख के ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर कैसे है, क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि आज जितना पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया कि नहीं, और इसका फीडबैक आप देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैव यू एवर though of the multitude of life form that surrounds us, each organism is different from the other to lesser or greater extent। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चारों तरफ कितने सारे ऑर्गेनिजम्स घेरे हुए हैं, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स, लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और उसमें से हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप देखना चाहें कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो आप अपने घर के आसपास, घर के अंदर से शुरू करेंगे तो आपको बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। आपके घर में बहुत सारे बी मिल जाएंगी, एंट मिल जाएंगे। घर के जैसे ही बाहर निकलेंगे कुछ घास, कुछ प्लांट्स मिलने लगेंगे, कुछ उन घासों पर रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे जहाँ से शुरू करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग हैं। For instance, consider yourself and your friend and a friend। या फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप अपने आप को ले लीजिए और अपने एक फ्रेंड को। तो उसमें क्या करना है? आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट? क्या आप दोनों लोगों की हाइट समान है? डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज? क्या आप दोनों की जो नोज है, नाक है, वो एकदम समान दिखती है? इज़ योर हैंड स्पैन एंड सेम एज योर फ्रेंड्स? क्या आपकी हथेली आपके फ्रेंड के हथेली की एकदम समान है? हाउएवर, इफ़ वी वेयर टू कंपेयर आवर सेल्फ एंड आवर फ्रेंड विथ अ मंकी, अगर हम अपने आप को फ्रेंड से और मंकी से कंपेयर करें, व्हाट वुड बी से, तो हम क्या कह सकते हैं? ओबियसली बी एंड आवर फ्रेंड हैव अ लॉट कॉमन। तो हम और हमारा जो फ्रेंड होगा उसमें बहुत सारे कॉमन पाए जाएंगे।
व्हेन वी कंपेयर आवर सेल्फ विथ अ मंकी, जब हम एक बंदर से और एक अपने फ्रेंड से तुलना करेंगे तो हम अपने आप को अपने फ्रेंड के काफ़ी करीब पाएंगे, बंदर को काफ़ी दूर पाएंगे। बी सपोर्ट बी वेयर टू ऐड अ काऊ। अब इसमें हम एक काऊ भी ऐड कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। तो हम देखेंगे कि अब काऊ और बंदर की तुलना में अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम बंदर के काफ़ी करीब पाएंगे, काऊ हमसे काफ़ी दूर होगी। करीब पाने का मतलब है कि आदमी में और बंदर में सिमिलरिटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू काऊ के। बी वुड देन थिंक दैट द मंकी हैज़ अ लॉट मोर इन कॉमन विथ अस देन विद द काऊ। तो जब वो काऊ और मंकी से कंपेरिजन किया गया तो काऊ काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया गया। एक्टिविटी है वी हैव हर्ड अ देसी काऊ एंड जर्सी काऊ। अब ये ऊपर जो आपने ये काऊ और बंदर और ह्यूमन से कंपैरिजन किया गया है, कहीं न कहीं आपको ये भी समझाना चाह रहा है कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है वो मंकी से हुआ है। इसीलिए आप मतलब ह्यूमन और मंकी काफ़ी करीब हैं, काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। और डायरेक्ट काऊ से तो मतलब ह्यूमन की उत्पत्ति तो नहीं हुई होगी, क्योंकि ह्यूमन और काऊ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और उत्पत्ति मीन्स रिप्रोडक्शन, तो अपने जैसा ही कोई संतान करता है। तो कहीं न कहीं जो उत्पत्ति हुई है ह्यूमन के जो पूर्वज हैं वो काऊ नहीं बल्कि मंकी हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी। वी हैव हर्ड अ देसी काऊ एंड जर्सी काऊ। हमने सुना है कि देसी काऊ और जर्सी काऊ। देसी डज अ देसी काऊ लुक लाइक अ जर्सी काऊ। क्या एक देसी काऊ जो है वो जर्सी काऊ के समान होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। डू ऑल देसी काऊ लुक अलाइक। क्या सभी देसी काऊ एक जैसी दिखती हैं? हाँ दिखती हैं, सभी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें भी डिफरेंसेस होता है। इट मीन्स जैसे गांव के चराने वाले लोग जाते हैं ग्रेजिंग करवाने के लिए, अपने जानवरों को लेके जाते हैं, तो उसमें सब अपनी काऊ पहचानते हैं, भले ही वो सबकी देसी हो या सबकी जर्सी हो। तो कुछ तो डिफरेंसेस हैं ही जो कि वो पहचानते हैं अपने काऊ को। विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ए जर्सी काऊ। क्या हम एक जर्सी काऊ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द क्राउड ऑफ देसी काऊ? जहाँ पर देसी काऊ बहुत सारी हों उसमें एक जर्सी काऊ हो, तो क्या हम पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्योंकि वो उससे अलग होगी। काऊ दैट डू नॉट लुक लाइक ईच अदर। मतलब ऐसी काऊ का क्राउड है जो कि एक दूसरे की जैसी नहीं है। काऊ दैट डू नॉट लुक लाइक ईच अदर, तो एक दूसरे जैसी नहीं है वो देसी काऊ, और उसी में जर्सी काऊ है, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन। इसको आप बताएंगे और इसका आंसर जो है आप सॉल्व करके देंगे। आपने ऐसा कौन सा क्राइटेरिया चुना, आप व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। आपने ऐसा कौन सा क्राइटेरिया चुना जिस बेस पर आपने आइडेंटिफाई किया काऊ और देसी काऊ और जर्सी काऊ को? तो मतलब आपने ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी चुनी जिसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये देसी काऊ है और ये जर्सी काऊ है? इसका आंसर आप लिख के व्हाट्सएप पे देंगे। जो स्टूडेंट देंगे उनको ये माना जाएगा कि आप प्रेजेंट थे आज के दिन में। इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड which characteristics were more important in forming the desired category। इस एक्टिविटी में हम ये निश्चित करते हैं कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको कैटेगराइज करने में। मतलब कि देसी काऊ को एक जगह रखने में और जर्सी काऊ को एक जगह रखने में, या किसी को भी अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा लक्षण है जिसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हेंस वी वेयर आल्सो डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक कुड बी इग्नोर। और ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके कहने का ये मतलब है जैसे कि दो काऊ हैं देसी और जर्सी में, आप कहेंगे कि देसी काऊ के 4 पैर होते हैं, तो वो तो जो है जर्सी काऊ के भी होते हैं।
तो इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब इस प्रॉपर्टी को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आइडेंटिफाई नहीं करवा पाएगा। आप कह सकते हैं कि जर्सी काऊ को हमेशा जो है चितकबरे मतलब कुछ पैचेज में ब्लैक कलर वाइट कलर के पैचेज में हमेशा मिलेगी। देसी काऊ एक कलर की हो सकती है, ये एक प्रॉपर्टी बनेगी जिसको आप चुन सकते हैं। दूसरा, देसी काऊ का जो मतलब ऐसे शब्दों में कैसे बयां करते हैं, उसका जो फेस होता है एकदम अलग होता है और वो बड़ी होती है। कंपैरिजन टू देसी काऊ हमेशा बड़ी होती है जर्सी काऊ। मिल्क बहुत ज़्यादा देती है कंपैरिजन टू देसी काऊ। ये सब कैटेगरी हैं जिनको आप जब उसको ग्रुपिंग करने लगेंगे देसी काऊ और जर्सी काऊ को, तो ये आपकी हेल्प करेंगी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं देसी जर्सी काऊ के जो ईयर होते हैं, ईयर के जो पिन्ना होते हैं, मतलब वो जो कान होते हैं एक्सटर्नल ईयर, वो बड़े होते हैं कंपैरिजन टू देसी काऊ। तो ऐसे कैरेक्टर जिनको लेके आप कैटेगराइज करते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, और वो कैरेक्टर जो कैटेगराइज में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं वो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। अब आप सोचिए, डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ, कितने भिन्न रूप हैं जिन रूपों में लाइफ अर्थ पे पाई जाती है। तो उसकी नंबर जो है बहुत बड़े हैं कि जितने फॉर्म्स में लाइफ पाई जाती है। विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ? ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज। एक तरफ जहां हम पाते हैं कि मतलब बैक्टीरिया हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, इट मीन्स कि आँखों से देख नहीं सकते उनको, और उनकी साइज माइक्रोमीटर में है, तो वहीं दूसरी तरफ पाते हैं वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल। दूसरी तरफ पाते हैं एक ब्लू व्हेल बहुत बड़ी, कई हाथी के बराबर अकेला। एंड रेड वुड ट्री कैलिफोर्निया, और एक रेड वुड ट्री है जो कि कैलिफोर्निया में होता है, बहुत बड़ा होता है। अप्रॉक्सीमेट साइज 30 मीटर, अप्रॉक्सीमेट साइज 30 मीटर ये ब्लू होल की है। एंड 100 मीटर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब पहले वहाँ पर ब्लू होल दिया है तो यहाँ 30 मीटर ब्लू होल के लिए, और कैलिफोर्निया बाद में दिया है तो 100 मीटर कैलिफोर्निया प्लांट के लिए, वो क्रम में ही लेंगे, रेस्पेक्टिवली का यही मतलब है। तो ब्लू होल 30 मीटर की और रेड वुड ट्री 100 मीटर का, और एक तरफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया कुछ माइक्रोमीटर की। तो लाइफ के जो फॉर्म्स हैं बहुत लार्ज हैं। सम पाइन ट्री लिव, तो चलिए ऊपर चलते हैं पेज के। सम पाइन ट्री लिव, एक मिनट कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, पेज के ऊपर हम पहुंच जाते हैं, ये बस ऐसे टच होके बहुत नीचे चला गए हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। सम पाइन ट्री लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर while insect like mosquito die within a few day। तो कुछ पाइन ट्री को देखते हैं जो हज़ारों साल तक रहते हैं, और वहीं हम देखते हैं कुछ मॉस्किटो को जो कि मर जाते हैं कुछ दिनों में। लाइफ आल्सो रेंज फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वार्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड एंड फ्लावर। लाइफ का जो रेंज है, जो डाइवर्सिटी है, यहाँ भी दिखता है कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वार्म्स में। जो कीड़े मकोड़े हैं जो कि कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखते हैं, इनमें भी लाइफ जो है वो बहुत डाइवर्स दिखता है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं। टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड एंड फ्लावर्स, और चमकदार चिड़ियों में और फूलों में भी दिखता है, बहुत तरह के फूल, बहुत तरह की चिड़िया पाई जाती हैं। द bewildering variety of life around us has evolved on the earth over million of year। ये इतनी बड़ी रेंज में जो वैरायटी बनी है अर्थ पे, इसको बनने में मिलियंस ईयर लगे हैं। ये एक दिन, एक महीना, एक साल, एक सदी में नहीं बना है, ये इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं
इतना ज़्यादा बनने में, क्योंकि जो लाइफ की शुरुआत हुई वो वाटर से हुई। तो वाटर से कैसे बाहर निकली, कैसे उसने अपने आप को लैंड पे अडॉप्ट किया, कैसे हिली एरिया पर अडॉप्ट किया, कैसे डेजर्ट में अडॉप्ट किया अपने आप को, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और ये एडॉप्टेशन एक दो दिन में नहीं होता है, उसको अडॉप्ट करने में बहुत दिन लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। तो ये जो लाइफ आज हमें दिख रही है ये एक दिन की नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर की है। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms. तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम एक एक की स्टडी करें, क्योंकि कई लाखों स्पीसीज हैं। एक दिन में एक पढ़ेंगे तो हमारे लिए दिन कम पड़ जाएगा। सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन, इसलिए हम उनको एक एक करके नहीं देखेंगे। Instead, we look for similarities among the organism, बल्कि हम इसकी जगह पर क्या देखेंगे, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, सारी लाइफ में क्या सिमिलरिटीज़ हैं उनको हम रिलेट करके देखेंगे। which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole। और उसके बाद हम उनको अलग अलग क्लासेस में रखेंगे और उस क्लास की स्टडी करेंगे, ताकि हम सब की स्टडी कर सकें। इन ऑर्डर टू मेक रिलेवेंट ग्रुप स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ्स फॉर्म। इन ऑर्डर टू मेक रिलेवेंट ग्रुप, तो हम एक रिलेवेंट ग्रुप बनाएंगे, ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो एक दूसरे से मिलते हों, उसमें से उस ग्रुप में रखने वाले सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलते हों। स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ, और इस प्रकार से ग्रुप बना बना के हम विभिन्न तरीक़ों के लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करेंगे। वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंट एमंग ऑर्गेनिजम्स, और हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंट एमंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको आपस में अलग करता है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर चुनेंगे जो एक में होगा और दूसरे में नहीं होगा, तो ऐसा कैरेक्टर चुनेंगे हम जो उनको एक दूसरे से अलग कर देता है। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो हमारी हेल्प करेगा एक ग्रुप क्रिएट करने में ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि उसके पास जो क्वालिटी होगी वो दूसरे के पास नहीं होगी, तो उसी को हम बेस मान के उसकी ग्रुपिंग कर देंगे। विद इन दीज ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप विल बी डिसाइडेड बाय लेस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन ग्रुप्स के बीच में जो सब ग्रुप्स बनेंगे जो छोटे होंगे विल डिसाइडेड बाय लेस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखे जाएंगे, बहुत छोटे से लेस इम्पॉर्टेंट, जिनका कम इम्पॉर्टेंस होगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रख के छोटे ग्रुप भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ही दे दिया जाए, आपको किसी फील्ड में हम भेज दें, किसी खेत में भेज दें और बोलें कि इसको आप ग्रुपिंग करके बताइए इसमें कितने प्लांट कितने पौधे हैं। किसी भी एक खेत में आप चले जाइए, तो उम्मीद है आप कुछ ऐसे क्राइटेरिया चुनेंगे कि उनकी पत्ती चुन सकते हैं, जिनकी पत्तियां बहुत पतली पतली हैं उनको आप एक ग्रुप में रख लें, जिनकी पत्तियां चौड़ी हैं उनको एक ग्रुप में रख लें। या दूसरा आप चुन सकते हैं उनके फ्लावर को, जिनके फ्लावर जो है बड़े हों, विजिबल हों बहुत अच्छे से, उनको आप एक ग्रुप बना लें। जिनको फ्लावर जो है बहुत छोटे हों, जैसे कि राइस में होते हैं, व्हीट में होते हैं, उनको आप छोटे दूसरे ग्रुप में बना लें। या ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट कर लें, जो डाई कॉटिलिडन्स हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रख लें, जो ये मोनोकॉटिलिडन्स हैं उनको एक ग्रुप में रख लें। या ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट, या आप उनके हाइट के बेस पर उनको आप ग्रुपिंग कर दें। या मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ह्यूमंस हैं, जैसे आप अपने क्लास में बैठते हैं तो वहाँ भी 2 ग्रुप दिखता है, एक ग्रुप गर्ल्स का दिखता है, एक ग्रुप बॉयज़ का दिखता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस मेल और फीमेल। तो इस बेस पर भी कैटेगराइज किया गया है।
तो वो हमेशा हमें एक मतलब बेस चुनना पड़ता है कि हम किस बेस पे उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आप समझ गए हैं, और आगे हम लोग देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन से ऐसे बेस हैं जिनको मान के क्लासीफाई किया गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है, और कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा और कौन लेस इफ़ेक्टिव रहा। और थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक।